नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी पुरवैया। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड में 5वें चरण के चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। अब सबको नतीजे का इंतजार है जो 23 दिसंबर को आएगा। जिस पार्टी को बढ़त बताई जा रही है वो तो खुश है, लेकिन जिस पार्टी को कम सीटें मिलती दिखाई गई हैं वो एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं और 23 दिसंबर तक इंतजार करने की बात कह रहे हैं। क्या कहता है एग्जिट पोल? कैसा रहा 5वें और आखिरी चरण का मतदान और क्या है सियासी पार्टियों की प्रतिक्रिया? झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। अब सबको 23 दिसंबर का इंतजार है, लेकिन फैसले के पहले क्या चर्चाएं हैं, क्या एग्जिट पोल कह रहा है? आइए उन्हीं सब सवालों का जवाब टटोलते हैं फैसले के पहले फैसला में। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले बात आखिरी चरण की। आखिरी चरण में संथाल की 16 सीटों पर वोट डाले गए। हर चरण की तरह इस चरण में भी मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। 5वें चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था है, क्योंकि नक्सलियों और उग्रवादियों के विरोध के बाद झारखंड में बम्पर वोटिंग हुई। लोगों के हौसले को नक्सलियों और उग्रवादियों की धमकी और कड़ाके की ठंड भी नहीं डिगा पाए, और उसी का परिणाम रहा कि झारखंड में बम्पर वोटिंग हुई है। दुमका, पाकुड़, राजमहल, जामताड़ा, और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी दिखी लोकतंत्र के इस महापर्व में। आखिरी और 5वें चरण में 70.42% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो पांचों चरणों में सबसे ज्यादा है। सभी पांचों चरणों को मिलाकर झारखंड में कुल 66.03% वोटिंग हुई, करीब 66%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि झारखंड में अब तक 65% से अधिक वोटिंग कभी नहीं हुई थी। शांतिपूर्ण चुनाव और बढ़े मतदान प्रतिशत चुनाव आयोग की सफल रणनीति को बयां कर रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके हिसाब से कुल मतदान का प्रतिशत 70.42% है। हालांकि जैसा पिछले चरणों में ट्रेंड रहा है, इसमें एक से लेकर 2% तक वृद्धि होने की संभावना भी रखी जा सकती है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सभी चरणों को मिलाकर मतदान का प्रतिशत 66% हुआ है झारखंड में। और अगर इसे हम कंपेयर करें लोकसभा चुनाव से, तो लोकसभा में अंतिम जो मतदान का प्रतिशत था 63.8% था, तो लगभग 2.5% की वृद्धि इसमें हुई है। और इससे कंपेयर करें अगर हम लोग 2009 के विधानसभा चुनावों से, उसमें 54.5% मतदान था, तो उसके मुकाबले लगभग 11 से लेकर 12% मतदान दर में वृद्धि हुई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और आईजी ऑपरेशन ने बम्पर वोटिंग के लिए झारखंड की जनता को बधाई दी है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में लगे तमाम अधिकारी और सुरक्षा में लगे जवानों के काम को सराहा है। क्रेडिट आप सब लोगों को है, क्रेडिट झारखंड की जनता को है, जिसने बिना किसी डर भय के काम किया। क्रेडिट हमारे सब साथी पदाधिकारियों का है, सभी मतदान कर्मियों का है, तो क्रेडिट सभी का है, जॉइंट क्रेडिट है। और डिस्क्रेडिट जब होता है तो उस समय डिस्क्रेडिट हम लोगों का होता है सीधा। हमारे आईजी साहब जो हैं उन्होंने अपने लेवल पर सबको कोऑर्डिनेट किया। उसके अलावा यहाँ पे चॉपर का यूज़ किया गया, वो सबको क्रेडिट जाता है। इसमें एक एक जवान ने, जनरल से लेकर जवान तक, सबने बहुत मेहनत किया है। उस पूरी टीम को और सर के लीडरशिप में, जो सर ने लीडरशिप दिया है, इसमें हर काम में उन्होंने जो सहयोग किया है, या उसको टीम को आगे बढ़ के, मतलब हर उसमें एक उसके साथ में टीम को आगे लेके चले, सबको क्रेडिट जाता है। और आइए आपको बताते हैं कि इस चरण में कितनी वोटिंग हुई। पहले चरण में 13 सीटों पर औसत 63.27% वोटिंग हुई। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा पिछले चुनाव के मुकाबले। दूसरे चरण में 20 सीटों पर औसत 68.01% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 17 सीटों पर औसत 63.96% वोटिंग हुई, करीब 64% वोटिंग।
चौथे चरण में 15 सीटों पर औसत 64.63% वोटिंग हुई और तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए आखिरी चरण में संथाल की 16 सीटों पर औसत 70.42% वोटिंग हुई। आखिरी चरण के आंकड़े में अभी और इजाफा हो सकता है फाइनल आंकड़ा जब आएगा, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई। पांचवें चरण में 70.42% मतदान हुआ और ओवरऑल अगर हम देखें पांचों चरण को मिलाकर झारखंड में 66.11% मतदान हुआ। तो झारखंड में तीसरे विधानसभा के लिए चुनाव रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ संपन्न हो गया। ओवरऑल 66.11% वोटिंग हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि झारखंड में 65% से ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 63.83% मतदान हुआ था। वहीं साल 2009 के विधानसभा चुनाव में 56.97% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यानी आंकड़ों के आईने में देखें तो विधानसभा चुनाव में इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से 2.28% ज्यादा मतदान हुआ, जबकि 2009 के विधानसभा चुनाव से 9.14% ज्यादा मतदान हुआ। अब सवाल यह है कि यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत क्या कहता है? क्या बदलाव के बयार का संकेत है? क्या झारखंड में अब की बार बहुमत की सरकार बनेगी? क्या छोटे दलों का सफाया हो जाएगा? क्या मोदी मैजिक चलेगा? क्या अमित शाह की रणनीति झारखंड में भी सफल होगी? ये तमाम सवाल आपके और हमारे जहन में उठ रहे होंगे, क्योंकि जनता जनार्दन यानी आपने 1136 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है और उस ईवीएम का पिटारा 23 दिसंबर को खुलेगा। हम अब एग्जिट पोल क्या कहते हैं इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आखिरी चरण में जिन 16 सीटों पर मतदान हुआ वहां कितने फीसदी वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हम अलग अलग सीट की बात करते हैं। बोरियो में 68% मतदान हुआ। 2009 से 11.91% ज्यादा वोटिंग हुई। यहां 56.09% वोटिंग पिछली बार हुई थी। राजमहल में 67% मतदान हुआ। 2009 से यहां 8.72% ज्यादा वोटिंग हुई। 58.28% वोटिंग हुई थी। नाला में 74% मतदान हुआ। सत्यानंद झा बाटुल हैं यहां से। 2009 से 7.58% ज्यादा वोटिंग हुई। 2009 में 66.42% वोटिंग हुई थी। जामताड़ा में 71% मतदान हुआ। 2009 से 8.79% ज्यादा वोटिंग हुई। 2009 में यहां 62.21% वोटिंग हुई थी। सभी सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ। बरहेट में 69% मतदान। 2009 से यहां 8.44% ज्यादा वोटिंग हुई। 60.56% वोटिंग 2009 में हुई थी। जरमुंडी में 72% मतदान। यहां तमाम रिकॉर्ड टूटते नजर आए। 2009 से 7.12% ज्यादा वोटिंग हुई। 64.88% वोटिंग 2009 में यहां हुई थी। शिकारीपाड़ा में 74% मतदान हुआ। 2009 से यहां 10.04% ज्यादा वोटिंग हुई। अपने आप में यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड। 74% मतदान। जामा में 71% मतदान हुआ। 2009 से 10.84% ज्यादा वोटिंग हुई। 60.16% वोटिंग 2009 में हुई। दुमका में जो सीएम हेमंत सोरेन जहां से किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, आज दुमका में 63% मतदान हुआ। 2009 से 4.72% ज्यादा वोटिंग। 58.28% वोटिंग 2009 में हुई थी। 63% वोटिंग 2014 में। सारठ में 75.47% मतदान हुआ। यहां भी तमाम रिकॉर्ड टूटते नजर आए। 2009 से 11.47% ज्यादा वोटिंग हुई। 2009 में यहां 64% मतदान हुआ था। इसके अलावा महेशपुर की अगर हम बात करें तो महेशपुर में 75% मतदान हुआ। 2009 से यहां 9.93% ज्यादा वोटिंग हुई। 65.07% वोटिंग 2009 में हुई थी और इस बार 75% वोटिंग हुई। पाकुड़ में 75% मतदान हुआ। 2009 से यहां 2.37% ज्यादा वोटिंग हुई। यहां ज्यादा फर्क नहीं नजर आया, लेकिन फिर भी 2009 के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ। 72.63% वोटिंग 2009 में यहां हुई थी।
इसके अलावा लिट्टीपाड़ा में 75.20% मतदान, यहाँ भी तमाम रिकॉर्ड्स टूटते नजर आए। 2009 से 13.35% ज़्यादा वोटिंग हुई। पिछले चुनाव में 61.85% वोटिंग हुई थी। लिट्टीपाड़ा में इस बार 75.20% मतदान। वहीं पोड़ैयाहाट में 68.27% मतदान हुआ। 2009 से यहाँ 4.97% ज़्यादा वोटिंग हुई। 63.30% वोटिंग 2009 में हुई थी, इस बार 68.27%। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर महागामा 66.32% मतदान यहाँ हुआ। 2009 से 9% ज़्यादा वोटिंग। 2009 में 57.32% वोटिंग ही यहाँ हुई थी। 9% ज़्यादा वोटिंग इस बार 66.32% इस बार हुई है वोटिंग। गोड्डा में 65.27% मतदान हुआ। 2009 से 7.14% ज़्यादा वोटिंग यहाँ पर हुई। 58.13% वोटिंग हुई थी पिछले चुनाव में, इस बार 65.27% वोटिंग हुई। तो आखिरी चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग के बाद झारखंड के सीएम और जीएमएम नेता हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि इस बार जीएमएम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। हेमंत सोरेन से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। संथाल के 16 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन, जो कि जेएमएम के विधायक दल के नेता भी हैं। हेमंत जी, आपकी साख इन 16 सीटों पर दांव पर लगी हुई है। दांव पर लगी क्या, अब तो सब युद्ध समाप्त हो गया। अब परिणाम 23 तारीख का इंतजार हमको भी है। और यहाँ दांव लगने की बात ही नहीं है। यहाँ पर तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। लेकिन दुमका और बरहेट, जहां से आप खुद कैंडिडेट है जेएमएम के, इन दोनों सीटों पर पीएम का यहाँ पर जिस तरह का चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जो भीड़ बीजेपी ने जुटाई, उसके बाद इन दोनों सीटों पर क्या परिणाम आने वाला है? क्या लग रहा है आज के वोटिंग के बाद? ये जुटाई की ढोके लाया गया था, ये बताइए। अरे वो हम लोग को भी देख रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। आप देखिए, ठीक है, उन्होंने भीड़ जुटाई है तो परिणाम क्या आएगा वो तो देखने वाला बात है ना। ऐसा बात थोड़ी है कि भीड़ जुटा तो सारे परिणाम उन्हीं के हों, ऐसा नहीं है। अब आने दीजिए, चुनाव का इंतजार कीजिए। हम लोग जो हम लोगों का जो काम था वो हम लोगों ने कर दिया। तो इन दोनों सीटों पर क्या परिणाम आने वाला, आपको क्या लग रहा है? कितना वोटों का मार्जिन क्या होगा, जीत का मार्जिन क्या होगा? मैं बरहेट दुमका के अलावा मैं पूरे 81 विधानसभा सीट में चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये मेरा सिर्फ ये 2 सीट ही नहीं बल्कि 81 विधानसभा मेरा, वहाँ सभी जगह हम लोग का जो परंपरा है, वहाँ कैंडिडेट नहीं बल्कि वहाँ के कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ता ही कैंडिडेट होता है, कार्यकर्ता ही वोटर हमारे। तो इसको आपको लग रहा है कि आप एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? अब ये ऑप्शन, यही तो ऑप्शन हमने पूरे राज्य को दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा किसने ये ऑप्शन दिया है कि इस राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बने? बहुमत की बात तो बोलते हैं, लेकिन वो पहले से ही ये बात के लिए तैयार है कि पूरे गठबंधन ही सरकार बनाएंगे, जबकि गठबंधन को लेकर पी कर इन लोगों ने गालियां देने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी बताए ना, या और भी दल के लोग बताए कि गठबंधन सरकार हम देंगे, कि पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे, एक दल की सरकार देंगे, कौन देने वाला है? लेकिन हम तैयारी में, हम इसका ऑप्शन हमने राज्य के लोगों को, राज्य की जनता को दिया है। अब परिणाम क्या आता है इस पर निर्भर करता है। इस बीच कई केसेस भी आपके ऊपर हुए, कल भी हमने देखा केसेस हुआ, बीजेपी के लोग चुनाव आयोग तक गए। तो ये जो पूरा चुनाव का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा आपका? ये मतलब विशुद्ध रूप से हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हार का ये बौखलाहट है। हताश हो गए हैं ये अब कि इस तरीके से बेचारे भारत के प्रधानमंत्री जी को पंचायत प्रखंड तक प्रचार प्रसार करा दिया और उसके बाद भी परिणाम ना निकले तो फिर क्या होगा। चलिए, ये थे सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन, जिनका साफ कहना है कि वो जीत को लेकर के आश्वस्त है और इसके साथ उनका कहना है कि 23 को जो परिणाम आएंगे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुकूल होंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, दुमका। चलिए, दावा लगातार अभी भी चल रहा है। 23 दिसंबर से पहले तक दावा का दौर चलता रहेगा। सभी कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन एग्जिट पोल क्या कहता है, एग्जिट पोल की रिपोर्ट क्या कहती है, हम नजर डालते हैं। झारखंड का किंग कौन बनेगा? आपकी टीवी स्क्रीन पर जो अलग अलग एग्जिट पोल हैं उसमें
हम साफ देख पा रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 41 जो कि बहुमत बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस को 5, बहुत बड़ा नुकसान। जेएमएम को 19, पिछली बार 18, एक सीट का फायदा। लेकिन जो जेएमएम का सरकार बनाने की बात हो रही थी, दावा हो रहा था, उन दावों पर कहीं ना कहीं जेएमएम फिसलता हुआ नाकाम नजर आ रहा है। जेवीएम के खाते में 6 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी है। अगर बीजेपी को कहीं कुछ कम ज़्यादा होता है तो देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी क्या बीजेपी के साथ आते हैं। अदर के खाते में 10 सीटें। अदर्स में आप जेडीयू, आरजेडी को गिन सकते हैं। वो समाजवादी जो अब एक मंच पर आने की बात कर रहे हैं मोदी लहर को रोकने के लिए। लेकिन झारखंड में मोदी लहर एक बार फिर से असरदार साबित होता नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। इंडिया टुडे सिसेरो का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को पूर्ण बहुमत 45 बहुमत से ज़्यादा, कहीं कोई इसमें लाग लपेट नहीं, पूर्ण बहुमत बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया टीवी सिसेरो के मुताबिक कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, जेएमएम के खाते में 17 सीटें, 1 सीट का नुकसान। जेवीएम को कुछ नहीं, जेवीएम को 0। इंडिया टुडे और सिसेरो के आंकड़े अगर हम देखें तो अदर्स के खाते में इंडिया टुडे और सिसेरो ने भी 10 सीटें दी हैं। एबीपी निल्सन के एग्जिट पोल क्या कहते हैं? बीजेपी के खाते में 52 सीटें। बीजेपी आजसू और एलजेपी का जो गठबंधन है, 52 सीटें बहुमत से कहीं ज़्यादा, 10 सीटें ज़्यादा बहुमत से। और पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनेगी तो बीजेपी की अगुवाई में पहली स्थिर सरकार झारखंड में बनेगी, एग्जिट पोल के नतीजों को अगर हम माने तो। कांग्रेस के खाते में 9 सीट, जो इंडिया टुडे और सिसेरो के एग्जिट पोल दे रहे थे। कांग्रेस के खाते में 9 सीट, जेएमएम के खाते में 10 सीट। एबीपी निल्सन की एग्जिट पोल को माने तो जेएमएम को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। 2009 के मुताबिक 18 सीटें मिली थी, लेकिन यहाँ 8 सीटें घटती नज़र आ रही हैं जेएमएम से। जेवीएम को 6 सीटें एबीपी निल्सन ने दी है और अदर के खाते में 4 सीटें। न्यूज़ 24 और चाणक्य के एग्जिट पोल क्या कहते हैं आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खाते में 61 सीटें। न्यूज़ 24 और चाणक्य ने पूर्ण बहुमत और क्लीन स्वीप, हम कहेंगे इसे क्लीन स्वीप, बीजेपी को करता हुआ दिखा रहा है न्यूज़ 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल। 61 सीटें, 81 में से 61 सीटें, यानी कि विरोधी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ये सच साबित हुआ, अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो गया तो समझिए कि मोदी लहर झारखंड में भी असरदार रही और मोदी लहर के आगे तमाम विरोधी, तमाम क्षेत्रीय दल भी हम कहेंगे परास्त नजर आए। लेकिन कांग्रेस को बड़ा नुकसान न्यूज़ 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में 4 सीटें पर सिमटती नजर आ रही है। जेएमएम को यहाँ पर 12 सीटें, 6 सीटों का नुकसान जेएमएम को दिखा रहा है न्यूज़ 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल। जेवीएम के खाते में 2 सीट महज और अदर के खाते में 2 सीट। लेकिन महा एग्जिट पोल जो हम ओवरऑल आपको बता रहे हैं, अगर हम ओवरऑल माने तो बीजेपी को 50 सीटें, हम चारों एग्जिट पोल के एवरेज को हम देखें तो 50 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, बहुमत से कहीं ज़्यादा, 8 सीटें ज़्यादा। कांग्रेस को 7 सीटें, जेएमएम के खाते में 14 सीटें, 4 सीटों का नुकसान। जेवीएम को 5 सीटें, अदर्स को 5 सीटें। ये चारों एग्जिट पोल के नतीजों को हम एवरेज के तौर पर देखें तो 50 सीटें बीजेपी गठबंधन। यानी कि एक बात क्लियर है, एक बात साफ है कि सभी रिपोर्ट में बीजेपी को पूर्ण बहुमत बताया जा रहा है। नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन हम बारी बारी से आपको अलग अलग एग्जिट पोल को बताते हैं फिर से, आप बिना देरी किए, कि क्या ये एग्जिट पोल की रिपोर्ट कहते हैं। आज तक सिसेरो के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगियों को 41 से 49 सीटें, हम इसे विस्तार से आपको बता रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15 से 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सिसेरो के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। कांग्रेस को 7 से 11 और अन्य के खाते में 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं। आइए देखते हैं एबीपी न्यूज़ और निल्सन के एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं। एबीपी और
निल्सन के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 52 सीटें, इसमें आप विस्तार से आप देख सकते हैं। बीजेपी 46, आजसू के खाते में 5, एलजेपी को 1 सीटें, जो कि 1 सीटें उसे दी गई है। बीजेपी गठबंधन को यहाँ भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, 52 सीटें। 46 सीटें अगर बीजेपी को मिल रही है तो यहाँ पर बिना आजसू और एलजेपी के समर्थन के भी, हालांकि प्री पोल अलायंस है, लेकिन बिना समर्थन के भी अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। निल्सन के एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर हम गौर करें तो अब देखते हैं इंडिया टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। इंडिया टीवी और सिसेरो के जो एग्जिट पोल हैं वो क्या कहते हैं। जीएमएम को 15 से 23 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 37 से 45 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 3 से 7 सीटें, जेवीएम गठबंधन को 4 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 7 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब देखते हैं न्यूज़ 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी गठबंधन को 61 सीटें, बहुत बड़ा आंकड़ा बीजेपी और उसके सहयोगियों को। अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो जाहिर है क्लीन स्वीप, और झारखंड में पहली बार इस तरह का क्लीन स्वीप देखने को मिलेगा। पहली बार ये माना जाएगा कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व कहीं ना कहीं झारखंड में अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मोदी लहर के आगे तमाम विरोधी परास्त हो रहे हैं झारखंड में भी। जेएमएम को 12, कांग्रेस गठबंधन को 4, जेवीएम गठबंधन को 2, अन्य के खाते में 2। अब देखते हैं IBN 7 और एक्सिस का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी गठबंधन को यहां 37 से 43, जीएमएम को 10 से 14, कांग्रेस गठबंधन को 7 से 11, जेवीएम गठबंधन को 12 से 16 सीटें, अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें। ये तमाम अलग अलग एजेंसी के सर्वे हैं, अलग अलग चैनल्स के सर्वे हैं जो बता रहे हैं कि बहुमत की सरकार, स्थिर सरकार बनने जा रही है झारखंड में, अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें, और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कहीं कोई इसमें शंका नजर नहीं आ रही है। इंतजार 23 दिसंबर का हमें करना होगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सियासी पार्टियों के अलावा दिग्गजों की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 10 दिग्गज झारखंड में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और जिनकी किस्मत का फैसला हो चुका है ईवीएम में बंद। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, दुमका और बरहेट से जेएमएम उम्मीदवार हैं, दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी भी किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री, खरसावां से बीजेपी उम्मीदवार, हालांकि बीजेपी की सरकार बन रही है एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं अर्जुन मुंडा फिर से ये देखना होगा। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री, जेवीएम का भविष्य क्या होगा और बाबूलाल मरांडी का भविष्य क्या होगा, किस भूमिका में नजर आएंगे। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, सुदेश महतो भी हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, हालांकि बीजेपी के साथ में है, तो बीजेपी की सरकार बनती है तो बहुत हद तक उनके लिए बेहतर स्थिति बन सकती है। सुखदेव भगत झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार। राजेंद्र प्रसाद सिंह हेमंत सरकार में मंत्री, बेरमो से कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए स्थिति असहज वाली है। गिरिनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी, गढ़वा से उम्मीदवार हैं और इनकी भी साख दांव पर लगी हुई है और किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। प्रदीप यादव जेवीएम महासचिव, पोड़ैयाहाट से जेवीएम उम्मीदवार। इसके अलावा हाजी हुसैन अंसारी साहब हैं, मंत्री हैं हेमंत सरकार में, मधुपुर से जेएमएम उम्मीदवार। तो ये 10 दिग्गज जिनकी किस्मत का भी फैसला और 1136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 23 दिसंबर को सामने आएगा। ज़रूर हम 23 दिसंबर को भी दिन भर उस फैसले पर नज़र बनाए रखेंगे। जी पुरवैया पर लगातार वो फैसला आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लेकिन फैसले के पहले जो फैसला एग्जिट पोल का आया है, एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्या संकेत है एग्जिट पोल के नतीजों से, क्या संकेत मिल रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो झारखंड में 5 चरणों का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, बम्पर वोटिंग हुई, जनता ने अब अपना फैसला सुना दिया है। ईवीएम में फैसला बंद है।
23 दिसंबर को फैसला सामने आएगा, लेकिन फैसले से पहले का फैसला हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कहता है, एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार, क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को मिलने जा रही है। सिसरो के एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि बीजेपी गठबंधन को 41 से 49 सीटें, यानी कि 42 की जो जरूरत है, 42 प्लस का जो मिशन है, वो यहां पर फतह होता नजर आ रहा है। जेएमएम को बहुत बड़ा नुकसान, 15 से 19 सीटें। निल्सन के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, निल्सन के एग्जिट पोल भी कहते हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत, बीजेपी गठबंधन को 52 और बीजेपी खुद अपने दम पर 46 सीटें हासिल करने जा रही है, यानी कि मिशन 42 प्लस का जो रखा था मिशन अमित शाह ने, वो अब फतह करता हुआ नजर यहां पर आ रही है बीजेपी। लेकिन सवाल है कि जेएमएम का क्या हुआ। जेएमएम सभी 81 सीटों पर जेएमएम ने इस बार उम्मीदवार उतारे थे, तो जेएमएम का हुआ क्या, कहां जेएमएम गुम हो गई, क्या उसके गढ़ में भी सेंध लगी है। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं रांची स्टूडियो से साबरमल अग्रवाल साहब, बीजेपी नेता, शमशेर आलम साहब, कांग्रेस के नेता, शिवपूजन झा हमारे साथ मौजूद हैं, जी पूर्वया के संपादक, और अरुण हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। शिवपूजन जी, जेएमएम का क्या हुआ, क्या हेमंत सोरेन जो 14 महीने बनाम 14 साल का नारा दे रहे थे, क्या वो नारा फसली साबित हुआ, और इन सब के अलावा क्या जेएमएम अपना गढ़ भी बचाने में नाकाम नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं मोदी की ये मंशा तो थी कि जेएमएम को अगर हिट करना है तो उसके गढ़ में हिट करना है। तभी 2 रैलियां रखी गई थी नरेंद्र मोदी जी की, बरेट में जहां से कि हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ रहे हैं, और दुमका में। दोनों जगह पर देखा, चूंकि मैं उन रैलियों में खुद मौजूद था, हमने देखा किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे जबरदस्ती से। कुछ लोगों का यह भी मानना था सुमित कि ये प्रायोजित भीड़ हो सकती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल प्लेट की गाड़ियां भी वहां पर आई थी। लेकिन अगर एग्जिट पोल्स पर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं तो एक के बाद एक जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मोदी का चेहरा जो आगे कर भाजपा ने चुनाव लड़ा, उससे 2 बातें साबित हो रही हैं। एक तो ये कि जो अंतर कलह हो सकता था भाजपा के अंदर, यानी मुख्यमंत्री के पद को लेकर, उस अंतर कलह से भाजपा बच सकी, और जितने भी कद्दावर नेता हैं झारखंड में भाजपा के, उन्होंने अपनी ताकत झोंकी। दूसरा, मोदी का यही फॉर्मूला जो 3D चीफ मिनिस्टर कुछ लोग कहते हैं, विपक्षी खासतौर से, मोदी का चेहरा आगे कर देने से इन्होंने देखा था कि टाइम टेस्टेड फॉर्मूला उनके लिए हो चुका है। हरियाणा में यही फॉर्मूला उनके लिए काम करता है, महाराष्ट्र में यही फॉर्मूला यहां काम करता है। लेकिन यहां पर मल अग्रवाल साहब, माफ करेंगे, आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं। आपके आरोपी बार बार ये आप पर आरोप लगाते हैं कि आप 3D चीफ मिनिस्टर्स को प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ते हैं। क्या ये रणनीति का हिस्सा है? काम आता तो दिख रहा है। अग्रवाल साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में नेताओं की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री की भी बनने लायक हमारे यहाँ कई नेता हैं, इसीलिए सिर्फ फुटबॉल भी होगा। हमारे यहाँ निर्णय जो भी करता अग्रवाल है साहब, इसलिए सिर्फ फुटबॉल भी होगा, ये मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं होगा। जिस प्रकार से चुनाव में हम एक मत होकर चुनाव लड़े और अपने लक्ष्य की ओर हम अग्रसर होकर उसको प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं जी, उसी प्रकार से हमारा नेता चुनाएगा। उस नेता के कारण कोई सिर पुटबल नहीं होगी, और हम 5 वर्ष में जो हमारी स्थायी और विकास के मुद्दे पर हम सरकार जनता से मत मांगा है, और माननीय मोदी जी ने जो आश्वासन इस प्रदेश की जनता को दिया है कि झारखंड में तो बिहार की जनता को भी बहुत दिया गया था। विकास करेंगे। नीतीश जी आजकल चुटकियां लेते नजर आ रहे हैं कि आश्वासन जो बिहार की जनता को दिया था तमाम यहाँ की रैलियों में लोकसभा चुनाव के पहले, उन आश्वासनों का क्या हुआ? उनमें से एक आश्वासन था विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा। तो आश्वासन तो आपने फिर से दिया, सब्ज बाग फिर से दिखाए, लेकिन उनका क्या होगा? काले धन पर आड़े हाथों लेती नजर आ रही थी बार बार। नहीं, काले धन पर हमने कार्रवाई सरकार बनते के साथ शुरू की, और हमने एसआईटी का गठन किया, और उस पर कार्रवाई चल रही है। 100 दिन का दावा नहीं करते कहेंगे कि साहब 100 दिन का दावा क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको कानूनी पक्ष नहीं पता था अग्रवाल साहब? 100 दिन का दावा आपने किया था कि 100 दिन में काला धन, 100 दिन का दावा हमारा 15 लाख रुपए हर एक शख्स के अकाउंट में होगा, आपको पता नहीं था उस समय? नहीं, हमने, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हर पक्ष के अकाउंट में 15 लाख जाएंगे। नीतीश कुमार भाषण का अंश लगातार सुना रहे हैं, काला धन देश हर में मंच पर वापस आता है। शमशेर आलम साहब किसकी राय लेते हैं? शमशेर आलम साहब, एक कहावत है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक के बाद एक खेत चुगते चली जा रही है भाजपा। देखिए, सभा है
सवाल है कि पछताने का कोई ये नहीं है। हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, हम मुकाबला करना जानते हैं सुमित जी, और हम लोग मुकाबला करेंगे। कब करेंगे? पीछे छोड़ कब करेंगे सर? बैसाखी पे मुकाबला हो सकता है क्या? उसको हम पीछा नहीं छोड़ने जा रहे हैं। शमशेर आलम साहब, बैसाखी के सहारे कांग्रेस चलने को मजबूर है, ऐसे में आप मुकाबला कर सकते हैं क्या? किस राज्य में आप मुकाबला कर सकते हैं? आप एक राज्य का नाम गिना सकते हैं मुझे? शमशेर आलम साहब, एक राज्य का नाम गिनाएं आप। 1 मिनट बता दूं। अरे आप राज्य में बताए ना, आप कर्नाटका से लेकर के और हर जगह तो हम लोग, ये थोड़े संगठन के सवाल पर हम देश में आज भी मजबूत है। ये जरूर है कि समय और परिस्थितियां, तो नेतृत्व की कमी है। शमशेर आलम साहब, आपके जवाब में ही एक और सवाल निहित है। अगर संगठन मजबूत है तो क्या नेतृत्व की कमी है? जी, नेतृत्व की कमी आप मानते हैं? नहीं, देखिए नेतृत्व की कमी, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि न नेतृत्व की कमी है हमें, न संगठन की कमी है। फिर कमी कहाँ है? कि कुछ हम इंट्रोस्पेक्शन तो करेंगे के नाते, आत्मसमीक्षा तो करेंगे। शमशेर आलम साहब, कुछ आत्मसमीक्षा तो करेंगे। मैं तो वही बता रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं कि पुरानी जो परंपरा से हमारी जो पार्टियां चल रही है, और पार्टी के हमारे परंपरा क्या, थोड़ा समझाएंगे? वैसे परिस्थिति में आजकल राजनीति सीखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कांग्रेस की परंपरा क्या है? गांधी परिवार, उनके द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाएंगे कांग्रेस सिर्फ उन्हीं को फॉलो करेगी। गांधी परिवार की तुलना आप करेंगे तो गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस कहां है? हम ये जो सवाल किसी भी तरीके से गांधी परिवार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो कहा जाता है बार बार गांधी परिवार के शैडो से कांग्रेस बाहर निकलेगी? हाल में आपकी पार्टी से ही दबी जुबान में ही सही कई ऐसे भाषण के दौरान या कई ऐसे वक्तव्य सुनने को मिले थे। पी चिदम्बरम का बयान भी आपको गौरतलब होगा, ध्यान में होगा। उन्होंने कहा था और बोलना चाहिए, सोनिया जी को बोलना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। जो लोग आप हमको भी बोलने दीजिए, जो लोग बयान दे रहे हैं कांग्रेस के अच्छाई और बुराई पर, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज भी कांग्रेस के नेतृत्व करने की क्षमता हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी में और राहुल गांधी जी में मौजूद है। शमशेर साहब, बस बता दीजिए कि राहुल गांधी की रैली जहां जहां होती है कांग्रेस हार क्यों जाती है? सुमित जी प्रश्न करना चाह रहे हैं आपसे कि राहुल गांधी की जिन जिन इलाकों में रैली होती है और हारना और जीतना लगा हुआ है, इसको नहीं हारना जीतना लगा नहीं हुआ है सर, हारना ही लगा हुआ है। उठाया एक सवाल, वो तो लगा रहेगा। फिर जब जीतने का समय आता है तो उस वक्त आप ही लोग बोलते हैं कि जीतने का समय आ रहा है। चलिए थोड़ा एक कंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं शमशेर आलम साहब जी, थोड़ा सा कंफर्टेबल, कौन और जीतेगा कौन, थोड़ा कंफर्टेबल जोन में हम लोग आते हैं। कंफर्टेबल सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपको लगता है मोदी लहर अभी बरकरार है? नहीं, सब मोदी लहर अभी बरकरार है? मोदी लहर कहीं भी, आपको मैं बता रहा हूं, नहीं, मोदी लहर के में कमी आई है। जो पार्लियामेंट चुनाव में था उससे कमी आई है विधानसभा में। और एक बात आपने अच्छा कहा कि नरेंद्र मोदी के जो झूठ का जो पिटारा है, और उस पिटारा को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस मुस्तैदी से, जिस चालाकी से और जिस स्ट्रेटेजिकल तरीके से वो कर रहे हैं, आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी का बेनकाब होंगे और नरेंद्र मोदी जो सपना दिखाए थे, हमारी मजबूरी। थोड़ा सा आपको रोकना चाहिए अरुण, पूरे चुनाव को डेस्क पर आपने देखा, झारखंड की पूरी राजनीति से आप उसकी रग रग से वाकिफ हैं, आपको क्या लगता है बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, वाइडर रैमिफिकेशंस हो सकते हैं इन नतीजों के? कहीं ना कहीं महागठबंधन की हवा बाहर हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जेएमएम जो कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं एक टक्कर दे, एक मुकाबला देने की बात हो रही थी, उन सब पर एक विराम लग जाएगा? जी सर, ये चुनाव पूरा ऐतिहासिक रहा, इसलिए नहीं कि यहाँ पर वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई। बहुत सारे जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मुकाबला है चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान भी, मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच ही देखा गया। अधिकांश कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का, उसमें देखिए कि उन लोगों के बीच बहुत सारे सीटों पर जो है फ्रेंडली फाइट हुई। इन लोग का जो कांग्रेस 62 सीटों पर लड़ी, जेडीयू 22 पर, आरजेडी 11 पर।
अब दूसरी आते हैं कि जो तैयारी किसकी कितनी थी। तो जो ये तैयारी हम देखते हैं तो पूरे चुनाव के लिए तैयारी जो थी जेएमएम की थी, बीजेपी की थी, क्योंकि देखिए मोदी जी ने यहाँ पर कुल 9 रैलियाँ की झारखंड में, और उनकी जो प्लानिंग थी 9 रैलियाँ जो थी वो मैक्सिमम सीटों को कवर करके की गई थी रैलियाँ, यानी कि 9 रैली जो है 44 से 45 सीटों को उन्होंने कवर किया। लेकिन आपको अरुण लगता है कि सिर्फ मोदी फैक्टर ही काम किया, या फिर जेएमएम जिस आदिवासी अस्मिता के मुद्दे को लेकर हमेशा से आगे आता रहा है वो मुद्दा अब गौण पड़ रहा है? मोदी लहर के आगे जेएमएम जो भावनात्मक राजनीति हमेशा से करता रहा है वो भावनात्मक राजनीति भी अब काम नहीं आ रही। लेकिन इस बीच मैं चलूंगा, सीपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सीपी सिंह साहब, एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लीन स्वीप कम से कम मिल रहा है, बहुमत अपने दम पर बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और जिस पर मुहर लगा दिया है सारे एग्जिट पोल ने, तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनेगी। सीपी सिंह साहब, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं शिवपूजन शाह बोल रहा हूं। आपके मित्र शमशेर आलम साहब हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप उनसे कोई प्रश्न नहीं करना चाहेंगे? निश्चित रूप में ऐसा कहा जा रहा था कि झारखंड में इस बार नूरा कुश्ती खेली जा रही है, कम से कम कांग्रेस का जो अलायंस है राजद और जदयू के साथ और जेएमएम के साथ, लेकिन इसके बावजूद एग्जिट पोल्स पर अगर थोड़ा सा भी हम विश्वास करते हैं तो प्रतीत होता है कि तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया। ऐसे कुछ प्रश्न नहीं करना चाहेंगे आप शमशेर आलम जी से? हेलो जी सीपी सिंह साहब। हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप कोई सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम साहब बैठे हुए हैं, आप कोई सवाल उनसे नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेस के लोगों से क्या सवाल करूंगा जब माननीय मोदी जी ने शमशेर आलम साहब सीपी सिंह साहब को कुछ बधाई देंगे? कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त झारखंड, तो सवाल यह है कि कांग्रेस के भाइयों को जले पर और नमक छिड़कना किसी भी दृष्टि से उचित मुझे प्रतीत नहीं होता है। लेकिन शमशेर आलम साहब को निश्चित रूप में आपके लिए सवाल है, ये सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि क्या मोदी लहर कमजोर पड़ी है? साहब सीपी पूछे सिंह साहब, जीत और हार अपनी जगह पर है, जीत और हार अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो आपका सपना है भारत मुक्त कांग्रेस, ये सपना कभी भी पूरा आपका नहीं होगा। इसको अंग्रेजों ने भी भारत मुक्त कांग्रेस या कांग्रेस मुक्त भारत, अंग्रेज को भागना पड़ा। अहम सवाल ये है शमशेर आलम साहब, 4-5 साल की पारी है, कांग्रेस या कांग्रेस मुक्त, उसके बाद लगातार हम ही लोग को खेलना है। नहीं सर, भारत मुक्त कांग्रेस मुक्त भारत तो मैं कह न दिया कि अंग्रेज का भी सपना था, और अब जो ये हिटलर के अनुयायी है इनका भी सपना है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत कभी संभव है ही नहीं जब तक। लेकिन शमशेर आलम साहब, आपको नहीं लगता कि जनता कहीं न कहीं कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है? जो आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं शमशेर आलम साहब, लगातार एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में आपकी इस आइडियोलॉजी को नकारा जा रहा है, तो आइडियोलॉजी में कुछ एक पैराडाइम शिफ्ट आप करें। शमशेर आलम साहब, आपको नहीं लग रहा आपकी आइडियोलॉजी आपकी हार का सबब बनता चला जा रहा है, इसलिए कोई पैराडाइम शिफ्ट कर लें अब आइडियोलॉजी में, ऐसा संभव है क्या? मैं वही कह रहा हूं, सबसे पहले आपका जवाब मैं दे दूं कि जनता जब हमें सिंहासन पर बैठाती है तो जनता सिंहासन से उतारने का जनता मालिक है, लेकिन आप ये जो बोल देना कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये कहीं से संभव हो ही नहीं सकता है, चाहे सीपी सिंह 10 बार जन्म ले इस देश में। कांग्रेस के अंदर कुछ सर्जरी या ऑपरेशन कुछ करने की जरूरत आपको लग रही है? सवाल, ये प्रश्न आपका जरूर सही है कि हमारी आइडियोलॉजी हो सकता है कि जनता किसी न किसी कारण नकार रही है, हमारे कारनामों को किसी न किसी तरह से नकार रही है। हम संगठन के अंदर से लेकर के और बाहर तक में हम समीक्षा करके नई मजबूती के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष का ऐलान करेंगे, और हम संघर्ष के बुनियाद, ये ऐलान लोकसभा चुनाव के बाद भी आपने किया था, सेवा का मौका 6 महीने बाद फिर से ऐलान। बिल्कुल नहीं, चुनाव के बाद हम लोग कहा, चुनाव के बाद तो अभी तक हम लोग इंतजार में थे कि मोदी बाबा बोले हैं कि 15 लाख अकाउंट में मिल जाएगा, हमारा अमेरिका बन जाएगा, सीपी सिंह साहब जवाब देंगे कुछ? दूसरी दुनिया तीसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, तो हम तो 6 महीने के इंतजार में थे। कांग्रेस के लोगों का जवाब देना उचित नहीं समझता, फिर भी मैं आप कह रहे हैं तो मैं कहूंगा
एक बात के लिए मैं शमशेर भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के लोग इस मामले में इतने ढीठ होते हैं कि डूबते भी रहेंगे तो कहेंगे कि नहीं मैं किनारे लग रहा हूं। सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र में ये विपक्ष के लायक नहीं रहे, हरियाणा में विपक्ष के लायक नहीं रहे, लोकसभा में विपक्ष के लायक नहीं रहे, झारखंड में विपक्ष के लायक नहीं रहेंगे, जम्मू कश्मीर में विपक्ष के लायक नहीं रहेंगे और उसके बाद भी ये कहते रहेंगे, तो इस पर क्या जवाब देना है इनको। इसलिए मुबारक हो इन्हें। और ये जो सपने देख रहे हैं तो सपने के बारे में कहा गया है कि सपने वो नहीं होते जो दिन में आए, सपने वो होते हैं जिसे पूरा किए बिना नींद नहीं आए। इसलिए मैं कहूँगा कि ये हमारे शमशेर भाई मुगालते में हैं तो रहें, बेहतर होगा उनके लिए। तो सवाल यह भी लाजमी है कि आखिर क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होगा भविष्य। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। दिसंबर को फैसला आएगा और पता चलेगा झारखंड का भविष्य क्या होगा। झारखंड में क्या एक बार फिर से अस्थिरता का दौर होगा या फिर स्थिर सरकार झारखंड को मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच हम फैसले से पहले का फैसला, एग्जिट पोल की रिपोर्ट बता रही है कि स्थिर सरकार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य क्या होगा। जेएमएम ने सभी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, क्षेत्रीय पार्टियों का जो भविष्य झारखंड में क्या होने जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर ही झारखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति अब तक होती रही है, तो क्या अब क्षेत्रीय पार्टी सिमटती जा रही हैं? देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो 2009 की तुलना में हम देखें तो काफ़ी कम उम्मीदवार खड़े हुए हैं। बहुत सारे जो क्षेत्रीय पार्टी या निर्दलीय थे वो जेएमएम में आ गए या बीजेपी में आ गए या किसी और दूसरे पार्टी का उन्होंने सहारा लिया। तो ये तो एक संकेत था झारखंड में चुनाव के पहले ही कि क्षेत्रीय पार्टियां या जो निर्दलीय हैं उनका अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जो रुझान आए हैं एग्जिट पोल के, यदि वो सच में साबित हो जाते हैं, परिणाम में बदल जाते हैं, तो ये जो है क्षेत्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अब देखिए, जो पिछले 2009 में संथाल में जो जेएमएम था वो 10 सीट उसको मिली थी, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें 10 सीट इसको दिखा रहा है। तो यानी कि जो और जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर है, कोल्हान है, यानी वहां पर इनका वोट बैंक जो है वो खिसका है। सबरमल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन आजसू से आपको अपना नाता जोड़ना पड़ा। क्षेत्रीय पार्टी की का जो महत्व है आपने भी समझा, लेकिन क्या इस नतीजे के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व अब नहीं रह जाएगा? क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य वो नहीं रह पाएगा जो पिछले 14 सालों में रहा? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व निश्चित रूप से खत्म होने की स्थिति में है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के कारण ही झारखंड के विकास में बराबर रोड़ा आता रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व की पार्टियां जो होंगी वो राष्ट्रीय के परिप्रेक्ष्य में विकास के आधार पर सोचती हैं। तो आजसू भी विकास की राह में रोड़ा बनकर व्यक्तिगत विकास कैसे हो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। हमने तो पहले से कहा कि हम सरकार में रहे हैं, मजबूरी में रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय दलों के द्वारा हो चाहे निर्दलियों के द्वारा विकास को बाधित करके, और जब सरकार किसी काम को आगे करने के लिए चली है तो उसको जो रोकने का काम किया है। मान लीजिए वर्तमान समय में जेएमएम और इनकी सरकार चल रही है, लेकिन जो हमारी सरकार ने जो कन्यादान योजना, आपको लाडली, ठीक है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा कि क्षेत्रीय पार्टियां आने वाले भविष्य में अहम रोल नहीं निभा पाएंगी? मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा शिवपूजन जी। देखिए, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि तथाकथित मोदी लहर के तहत तमाम क्षेत्रीय पार्टियां सिमटती नजर आ रही हैं, और इसी वजह से एक कवायद शुरू हुई बिहार में, जो देखा कि उस कवायद का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि नीतीश कुमार
यहाँ पर बिहार में भले ही गठबंधन करते हैं कांग्रेस के साथ, राजद के साथ, लेकिन हरियाणा में हम देखते हैं वहाँ पर जाकर के वो तमाम दूसरी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। निश्चित रूप में एक ऐसी स्थिति उभरी है जहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर्स क्लब बनता है या चीफ मिनिस्टर्स का क्लब बनता है। एक ही नाव में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो एम्बिशियस हैं वो सवार होते हैं, यानी कि उसके भविष्य पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। एक बड़ी कवायद जरूर शुरू हुई है, लेकिन महागठबंधन जैसी बड़ी कवायद पे भी एक प्रश्न चिन्ह, एक ग्रहण सा लगता दिख रहा है। बिल्कुल, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम अगर हम देखें, फिलहाल बहुत शुक्रिया, समय कम है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एग्जिट पोल की रिपोर्ट कह रहे हैं कि स्थिर सरकार मिलेगी। सरकार किसी की भी हो, जरूर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थिर सरकार हो और विकास की बयार बहे झारखंड में। नमस्कार।